नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको पढ़ना होता है पश्चिम में प्राचीन और मध्यकालीन राजनीतिक विचार। ठीक, तो इसमें एक थर्ड सेमेस्टर का है, एक यूनिट इसका करा दिया गया है। ये आपका दूसरा यूनिट है, इसमें टोटल 2 ही यूनिट है, तो आज ये क्लास जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसके आप जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और भी जो सब्जेक्ट है उनकी भी क्लास आएंगी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट और शेयर भी कर दीजिए। नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में नोट, पीडीएफ और पेपर जो है मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें यूनिट 2 में आपको पढ़ना पश्चिमी मध्यकालीन राजनीतिक विचार। ठीक, तो जिसमें सिसरो, सेंट अगस्टीन, थॉमस एक्विनास और पुनर्जागरण की राजनीतिक विचारधाराएं जो है विस्तार से हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसका पहले यहाँ पर परिचय देखा जाएगा। प्राचीन यूनान और रोम के पतन के बाद यूरोप में मध्यकालीन युग जो है इसकी शुरुआत हुई, मध्यकालीन युग की। यह काल लगभग 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक फैला रहा। इस युग की मुख्य विशेषताएं थी धर्म का प्रभुत्व, ईश्वर केंद्रित विचारधारा तथा राजनीति पर चर्च का प्रभाव। प्राचीन युग में जहां राजनीति तर्क और नैतिकता पर आधारित था, वहीं मध्यकालीन युग में राजनीति ईश्वर और धर्मशास्त्र पर निर्भर हो गई। फिर भी कुछ विचारकों ने धर्म और राजनीति के संबंध को समझने का प्रयास किया, जिनमें प्रमुख थे सिसरो, सेंट ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास। ठीक, तो पहले देखेंगे यहाँ पर सिसरो को। इनका जो कालक्रम रहा है 106 से 143 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक, तो इनका भी परिचय देखा जाएगा, एक एक टॉपिक जो है अच्छे से समझा जाएगा। सिसरो जो है दार्शनिक थे, कौन से दार्शनिक? रोमन के दार्शनिक थे। सिसरो रोमन दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और लेखक था। वह रोमन गणराज्य का समर्थक था और राजनीति को नैतिकता से जोड़ने का पक्षधर था। उसके विचारों में यूनानी दार्शनिक प्लेटो और स्टोइक का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। इनके जो प्रमुख विचार थे यहाँ पर दिया गया है। प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल लॉ। सिसरो के अनुसार प्रकृति के अनुरूप चलना ही न्याय है। उसने कहा कि एक ऐसा सार्वभौमिक और शाश्वत कानून है जो सभी मनुष्यों पर लागू होता है, जिसे ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने नहीं प्रकृति ने बनाया है। ठीक, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो सिसरो का मत था कि राज्य प्राकृतिक संस्था है। क्या प्राकृतिक संस्था है? मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने कल्याण के लिए राज्य का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट है न्याय और नैतिकता। तो न्याय राजनीति की आत्मा है। किसी भी शासन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि नैतिकता की रक्षा करना है। चौथा है मिश्रित शासन। तो इन्होंने मिश्रित शासन को क्या बताया है, चलिए देखते हैं। सिसरो ने शासन के 3 रूपों, राजतंत्र, अभिजनतंत्र और लोकतंत्र के गुणों को मिलाकर मिश्रित शासन का सर्वोत्तम रूप माना है। ठीक, 5वां पॉइंट है राज्य का उद्देश्य। तो राज्य का उद्देश्य होता है केवल राज्य व्यवस्था जो है बनाए रखना नहीं बल्कि नागरिकों के नैतिक उत्थान को भी सुनिश्चित करना। अब इस पॉइंट का आप यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष। तो सिसरो ने राजनीति में नैतिकता, कानून और कर्तव्य का समन्वय किया है। वह मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक दर्शन के बीच सेतु के समान था। अब दूसरा यहाँ पर आप पढ़ेंगे सेंट एगस्टाइन। तो सेंट जो एगस्टाइन थे, इनका जो कार्यकाल रहा है 354 ईसा पूर्व से 430 ईस्वी तक। इसे ईसा पूर्व बोलिए या फिर ईस्वी बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक, इनका परिचय देखेंगे यहाँ पर। सेंट ऑगस्टीन जो है ईसाई धर्मशास्त्र का महान विचारक था। उसकी प्रसिद्ध कृति ईश्वर का नगर है। ठीक, क्या है? सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का नगर। उसने राजनीति को पूरी तरह धार्मिक दृष्टिकोण से देखा। अब इनके जो प्रमुख विचार थे चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर देखा मानव प्रकृति का विचार। तो मानव प्रकृति के विचार के अनुसार इन्होंने क्या कहा? सेंट ऑगस्टाइन के अनुसार मनुष्य मूलतः पापी है क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया।
इसीलिए मनुष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर है दो नगरों का सिद्धांत, यानी कि टू सिटीज थ्योरी। ठीक, उसने कहा संसार में दो नगर हैं। अब देखते हो कौन कौन से दो नगर हैं। ईश्वर का नगर जो सत्य, भलाई और धर्म पर आधारित है, और दूसरा है मनुष्य का नगर, यानी कि सिटी ऑफ माइंड, जो पाप, लालच और स्वार्थ से ग्रस्त है, यानी कि भरा हुआ है। राज्य जो है मनुष्य के नगर का हिस्सा है, इसीलिए उसमें पूर्ण न्याय संभव नहीं है। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। तीसरा पॉइंट है राज्य का उद्देश्य। तो राज्य जो है इसका कार्य पापी मनुष्यों को नियंत्रण में रखना है ताकि समाज में शांति बनी रहे। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर आपका है चर्च और राज्य का संबंध है। तो चर्च और राज्य का संबंध यहाँ पर देखेंगे। सेंट ऑगस्टीन के अनुसार चर्च राज्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि चर्च ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्य का कार्य चर्च के अधीन रहकर जनता की रक्षा करना है। पांचवा पॉइंट है न्याय और शासन। तो यदि राज्य में न्याय नहीं है तो वह डाकुओं का गिरोह मात्र है। ठीक, इसका निष्कर्ष देखेंगे। संत ऑगस्टाइन ने राजनीति को नैतिक और धार्मिक आधार पर स्थापित किया। उसका राज्य ईश्वर की इच्छा के अधीन था। उसके विचार मध्यकालीन ईश्वर राज्य की अवधारणा की नींव बने। अब देखेंगे यहाँ पर थॉमस एक्विनास, इनका कार्यकाल 1225 से 1274 ईस्वी तक रहा है। तो परिचय जो है यहाँ पर देखेंगे। पहले थॉमस एक्विनास मध्यकालीन यूरोप का महान धर्मशास्त्री और दार्शनिक था। उसकी प्रसिद्ध कृति सुम्मा थियोलॉजिका है। उसने जो है ईसाई धर्म और अरस्तु के दर्शन का समन्वय किया। अब इनके जो प्रमुख विचार थे चलिए देखते हैं। ईश्वर और तर्क का समन्वय। तो एक्विनास ने कहा है कि ईश्वर ही समस्त ज्ञान का स्रोत है, लेकिन तर्क से उसे समझा जा सकता। इसने मध्यकालीन धर्माधारित सोच में तर्क का प्रवेश कराया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कानून का वर्गीकरण, तो यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। तो यहाँ पर देखेंगे एक्विनास ने कानून को 4 वर्गों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा मानव कानून, और चौथा यहाँ पर आपका दैवीय कानून। तो ईश्वर की इच्छा से जो चलता है वो शाश्वत कानून। प्राकृतिक कानून ईश्वर द्वारा मनुष्य के विवेक में निहित होता है। ठीक, मानव कानून मनुष्य द्वारा बनाया गया है। दैवीय कानून ईश्वर द्वारा शास्त्रों में जो है प्रकट किया गया है। फिर यहाँ पर है तीसरा पॉइंट राज्य की उत्पत्ति और उद्देश्य। तो इसमें देखेंगे राज्य प्राकृतिक संस्था है क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। राज्य का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण है। फिर यहाँ पर दिया गया शासन का स्वरूप। तो शासन के स्वरूप में देखेंगे एक्विनास ने मिश्रित शासन को आदर्श बताया है, जिसमें राजा, अभिजात वर्ग और जनता तीनों की भागीदारी है। पांचवा है चर्च और राज्य का संबंध। तो राज्य को चर्च के अधीन रहना चाहिए क्योंकि चर्च जो है आध्यात्मिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्य केवल भौतिक व्यवस्था बनाए रखता है। निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। थॉमस एक्विनास ने धर्म और तर्क के बीच संतुलन स्थापित किया। उसने मध्यकालीन धार्मिक सोच को तार्किक दिशा दी और पुनर्जागरण की भूमि तैयार की। अगला पॉइंट है पुनर्जागरण। तो इसका परिचय देखा जाएगा। यहाँ पर पुनर्जागरण का जो अर्थ होता है पुनः जागना या फिर पुनः जन्म या नवजागरण। ठीक, वह पर यह जो आंदोलन हुआ था 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में उभरा। इसने मध्यकालीन अंधविश्वास और धर्म के प्रभुत्व को चुनौती दी और मानव केंद्रित विचारधारा को भी जन्म दिया। इसके जो प्रमुख विशेषताएं दी गई यहाँ पर है मानवतावाद का। ठीक, ह्यूमनिज्म। मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, यह विचार पुनर्जागरण की आत्मा था। फिर तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो धर्मशास्त्र के बजाय विज्ञान और तर्क को महत्व दिया गया। व्यक्तिवाद, तो यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को महत्व मिला। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे राजनीति को धर्म के नियंत्रण से मुक्त करने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत शुरू हुई थी। पांचवा राजनीतिक परिवर्तन। पुनर्जागरण के बाद निकोला मैकियावेली जैसे
विचारकों ने राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखा। निकोला मैकियावेली, अब इनके जो प्रभाव रहे हैं, तो चर्च की जो सत्ता थी कमजोर पड़ी, व्यक्ति और राज्य के अधिकारों की नई अवधारणा विकसित हुई, आधुनिक राजनीति और लोकतंत्र के बीज जो है अंकुरित हुए। फिर यहाँ पर निष्कर्ष, पुनर्जागरण ने मध्यकालीन धार्मिक शासन की जंजीरों को तोड़ा और आधुनिक युग की नींव रखी। इसने मनुष्य को ईश्वर के सेवक से स्वयं के स्वामी में परिवर्तित किया। अब यहाँ पर है लास्ट पॉइंट जो इसका समग्र निष्कर्ष, तो यहाँ पर है मध्यकालीन राजनीतिक विचार में सिसरो ने नैतिकता और कानून पर बल दिया। सेंट ऑगस्टाइन ने राज्य को ईश्वर की अधीनता में रखा। थॉमस एक्विनास ने धर्म और तर्क का मेल कराया और अंततः पुनर्जागरण ने मनुष्य और तर्क को राजनीति के केंद्र में लाकर आधुनिक युग की शुरुआत की। तो ये था लास्ट पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़िए, आगे बढ़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए।